हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट 9 विच इज़ ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स जो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव है हमारे पास आइडेंटिफाई फैक्टर दैट कैन इंटरफेयर विथ इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ बॉडी टिश्यू, डिस्क्राइब कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर्ड रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, discuss lifespan related changes and problem in respiratory function and cardiovascular system, describe nursing measure to ensure a patient airway, and apply nursing process and teaching plan for a client with altered respiratory function and cardiovascular function, recognize emergency related to respiratory and cardiovascular system, explain ways that caregiver can decrease the exposure of clients to infection, and lastly differentiate between medical and surgical asepsis. सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजनेशन वाला चैप्टर है इसका मेन फोकस है ऑक्सीजनेशन के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। नाउ पहले हम इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं कि ये टर्म्स क्या है। अगर आपको बेसिक टर्म्स के बारे में पता होगा तो आगे पूरा चैप्टर आपको ईजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, सो पहले है ऑक्सीजनेशन। Oxygenation is the process by which oxygen is delivered to body tissue and cells। अब ऑक्सीजनेशन एक प्रोसेस है जिससे जो हमारी बॉडी के टिश्यू और सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन डिलीवर होती है, जिसको हम ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। अब ऑक्सीजनेशन इन्वॉल्व करती है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन विया द ब्लड स्ट्रीम एंड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टिश्यू एंड सेल्स। ये ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। जब इनहेल करने के बाद वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में जाती है। ब्लड स्ट्रीम से वो ट्रांसपोर्ट होती है टू द टिश्यूज़ एंड सेल, और वहाँ पर उन टिश्यू और सेल्स में कैपिलरीज की मदद से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ होकर चली जाती है। ये पूरा प्रोसेस, इसको हम ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। देन है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को ब्रिंग करने में, यानी ऑक्सीजन को बॉडी में लाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ओके, देन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम था कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाना, तो उसका काम पूरा हुआ, उसने ऑक्सीजन बॉडी में अंदर ला दी। अब इसको दूसरी डिफरेंट जो टिश्यूज़ और सेल्स हैं उनकी तरफ भेजना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम है। ओके, तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कार्डियो का मतलब है हार्ट, वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, तो इन दोनों को मिलाकर हम हार्ट और ब्लड वेसल्स के फंक्शंस को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। अब ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए थ्रू ब्लड। ओके, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होती है, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं टू सेल्स एंड ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी वाइल आल्सो रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, ये ऑक्सीजन को डिलीवर करने के साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी के उनको भी रिमूव करता है, तो इसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये तीन बेसिक टर्म्स हैं जिनके ऊपर ये पूरा चैप्टर कंसिस्ट करता है। तो अब डिस्कस करते हैं हम ऑब्जेक्टिव नंबर 1 विच इज़ आइडेंटिफाई फैक्टर दैट कैन इंटरफेयर विथ इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ बॉडी टिश्यू। इसका मतलब है हमने वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो बॉडी में ऑक्सीजनेशन को उसके साथ इंटरफेयर करते हैं और उसकी जो लेवल है वो अफेक्ट हो जाती है, यानी डिक्रीज़ हो सकती है बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल। तो वो कौन से फैक्टर्स की वजह से हो सकती है उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी फैक्टर्स की। रेस्पिरेटरी फैक्टर में रेस्पिरेटरी डिजीज़ आ जाती है, क्योंकि हमें पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाना। अगर वो ही उसमें ही कोई गड़बड़ है, उसमें ही एबनॉर्मलिटी है, उसमें ही डिजीज़ है, तो क्या ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ पाएगी? ऑफकोर्स नहीं आ पाएगी, क्योंकि अब उसमें डिजीज़ हो गई है। तो पहला फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर है हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच अगेन इसमें भी जो इनहेलेशन और एक्सपायरेशन का काम होता है वो ठीक से नहीं होता, यानी जो हम खुद से ब्रीथ नहीं कर पाते, तो इसको हम वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच बोलते हैं। जब इनफेक्टिव और इफेक्टिव ब्रीथिंग नहीं होगी तो उस दौरान भी ऑक्सीजन की लेवल बॉडी में डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी वो इंटरफेयर कर रही है, ये फैक्टर्स उससे इंटरफेयर कर रहे हैं।
देन है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया हम उस कंडीशन को बोलते हैं जब ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल डिक्रीज़ हो जाए। ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल डिक्रीज़ क्यों हो जाएगी? जब हमारे लंग्स काम नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर नहीं लाएंगे, तो बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपो का मतलब है कम, ऑक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड और बॉडी में। एंड रेस्पिरेटरी फेल्यूर, रेस्पिरेटरी अगर फेल्यूर हो जाए तो अगेन ये भी क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन की जो इफेक्टिवनेस है उसके साथ इंटरफेयर करेगा। देन है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर फैक्टर। अब यहाँ तक बात ओके है कि जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर आ गई है, लेकिन उसको अब ट्रांसपोर्ट होना है, वो उसको कौन करेगा, कार्डियोवैस्कुलर करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करेगा। तो उसमें को कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, तो वो है कार्डियक डिजीज़। अब कार्डियक डिजीज़ की वजह से जो ब्लड का फ्लो है और वो पंपिंग का सिस्टम होता है वो ठीक से नहीं होगा, जिसकी वजह से अगेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। जब डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, जो कि अगेन ऑक्सीजनेशन के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। देन है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे पहले नॉर्मल प्रेशर से ब्लड जा रहा है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, अब उसका जो प्रेशर है वो कम हो गया है। और हमें पता है अगर प्रेशर कम होगा तो वो अपनी टारगेट जो ऑर्गन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से अगेन वहाँ पर ऑक्सीजन की लेवल डिक्रीज़ हो जाएगी। देन एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है लो लेवल ऑफ ब्लड और लो लेवल ऑफ ब्लड सेल्स। जब ब्लड ही कम होगा तो क्या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन तक वो प्रॉपर अमाउंट में पहुंच पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं पहुंचेगा। देन लास्ट है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, जब ब्लड अपने हार्ट की साइड यानी हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता, तो उसकी वजह से जो हार्ट है वो सही से काम परफॉर्म करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो पंप नहीं कर पाती। जब पंप नहीं कर पाएगी तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो ब्लड है वो नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से अगेन ऑक्सीजनेशन में इंटरफेयर होगी और उसकी इफेक्टिवनेस डिक्रीज़ हो जाएगी। देन कुछ न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। अब हमें पता है जो भी बॉडी के सिस्टम्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारा नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर न्यूरोलॉजिकल कोई डिजीज़ है तो इसकी वजह से भी जो ब्रीथिंग है वो इनइफेक्टिव हो सकती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो ऑक्सीजन को कम इनहेल कर सकता है, यानी ब्रीथ कम कर सकता है। देन है सेडेशन एंड एनेस्थीसिया। सेडेशन और एनेस्थीसिया अगर किसी को हम प्रोवाइड करें तो वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ब्रीथिंग जो रेट है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। जब ब्रीथिंग रेट डिक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन भी डिक्रीज जाएगी, तो ये भी इंटरफेयर कर रही है उसके साथ। उसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे कि हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड में हमें पता है ऑक्सीजन की लेवल और उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब वहाँ पर प्रेशर और उसका अमाउंट कम हो जाएगा तो हमारी जो बॉडी है उसको इनहेल नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो नॉर्मल प्रेशर पे हमारी बॉडी उसको इनहेल करती है वो अब नहीं है, उससे वो कम हो गई है। हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हाइपोक्सिया वाली कंडीशन होती है, यानी ऑक्सीजन लो होती है। तो अगेन ये कंडीशन हाई एल्टीट्यूड भी ऑक्सीजनेशन के साथ इंटरफेयर कर सकता है। एयर पॉल्यूशन यानी एयर में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है, दूसरे डेंजरस गैसेस उसमें प्रेजेंट है, तो अगर वो भी कोई इंसान इनहेल कर रहा है तो उस दौरान भी उसकी ऑक्सीजनेशन इंटरफेयर हो रही है। लास्ट है स्मोकिंग, जो कि मेन रीज़न है ऑक्सीजन की डिप्लीशन का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो गैसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो स्मोकिंग भी एक फैक्टर है जो कि इंटरफेयर करता है इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्सीजनेशन से। तो ये वो सारे फैक्टर्स थे जो कि इंटरफेयर करते हैं इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज़ के साथ। तो यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 1 हुआ कंप्लीट। सेकंड है डिस्क्राइब कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर्ड रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। इसका मतलब है जो कॉमन जब
रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कोई अल्ट्रेशन आ जाती है, कोई चेंजेस आ जाती है, तो उस दौरान वो कौन सी साइन और सिम्टम्स हैं जो हमें मिल सकती हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। साइन और सिम्टम्स का मतलब होता है जो, साइंस का मतलब होता है जो साइन आपको दिख रही है, जैसे कि कोई रेडनेस हो गई है तो वो आपको दिख रही है, कोई कफ कर रहा है तो वो भी आप उसको देख सकते हैं। सिम्टम का मतलब होता है जो पेशेंट खुद फील करे, जैसे कि पेन। अब पेन का आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन पेशेंट को खुद पता लगेगा कि मुझे पेन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सिम्टम। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। तो हम डिस्कस करेंगे अब अल्टर्ड रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन के मैनिफेस्टेशन। तो पहले डिस्कस करते हैं अल्टर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन के मैनिफेस्टेशन। नंबर 1 पर है हमारे पास डिस्पिनिया। डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, पिनिया का मतलब होता है ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो जाए कोई भी डिज़ीज़ की वजह से, लंग की डिज़ीज़ की वजह से, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाए तो उसको हम डिस्पिनिया बोलते हैं। ये मेडिकल टर्म है डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग के लिए। देन है टेकीपिनिया। टेकी का मतलब होता है रैपिड, पिनिया का मतलब है अगेन ब्रीथिंग। तो इसमें जो ब्रीथिंग रेट है वो नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाता है, रैपिड ब्रीथिंग रेट हो जाता है, जिसको हम टेकीपिनिया बोलते हैं। देन है ब्रेडी पिनिया। ब्रेडी का मतलब है स्लो, पिनिया का मतलब है ब्रीथिंग, तो इसमें जो ब्रीथिंग रेट है वो स्लो हो जाता है। देन वीजिंग। वीजिंग एक हाई पिच साउंड है जो कि हमें ब्रीथिंग, जब कोई ब्रीथ आउट करता है यानी जब वो एक्सपायर करता है, एयर को बॉडी से बाहर निकालता है, तो उस दौरान हमें एक साउंड, हाई पिच साउंड सुनने को मिलता है, जिसको हम वीजिंग बोलते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलता, जब कोई डिजीज़ होती है लंग्स में तब ही हमें ये साउंड सुनने में मिलता है, जैसे कि एस्थमा वगैरह, उसमें जब एक्सपायर करता है पेशेंट तो उस दौरान हमें हाई पिच साउंड मिलता है। देन है कफिंग। परसिस्टेंट और सिवियर कफिंग हो सकती है किसी भी रेस्पिरेटरी अल्टर्ड फंक्शन की वजह से। चेस्ट टाइटनेस और पेन। चेस्ट टाइटनेस और पेन में डिस्कम्फर्ट और पेन फील होता है पेशेंट को चेस्ट एरिया में। देन है स्पुटम प्रोडक्शन। स्पुटम प्रोडक्शन में एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस और फेलगम की प्रोडक्शन होती है, और जो पेशेंट है वो बार बार उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसको हम स्पुटम बोलते हैं। देन है ब्लूइश डिस्कलरेशन। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में हम इसको साइनोसिस भी बोलते हैं। साइनोसिस का मतलब है बॉडी में जब ऑक्सीजन की लेवल डिक्रीज हो जाती है तो उस दौरान वो ब्लू हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम साइनोसिस बोलते हैं। अदर वर्ड्स में ब्लू टिंग्ड स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ब्लू हो जाती है, इसको हम साइनोसिस बोलते हैं। तो ये सारी मैनिफेस्टेशन थी अल्टर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन की। अब डिस्कस करते हैं अल्टर्ड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन की मैनिफेस्टेशन। जब कोई हार्ट की डिजीज़ हो जाए, ब्लड वेसल्स की डिजीज़ हो जाए, तो उस दौरान वो कौन सी कॉमन मैनिफेस्टेशन है जो हमें मिल सकती है। तो पहली है चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, जो कि एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मिलती है हमें, जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। एंजाइना क्या है? एंजाइना हार्ट अटैक से पहले वाली साइन को हम बोलते हैं एंजाइना, जिसमें चेस्ट पेन होता है, क्योंकि हार्ट की तरफ प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो उस दौरान चेस्ट में पेन फील होता है, तो उसको हम एंजाइना बोलते हैं। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जब हार्ट अटैक होता है तो उस दौरान भी चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट फील होता है पेशेंट को, जो कि एक कॉमन साइन है। देन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में लो लेवल ऑफ ब्लड, और उसके अलावा जब कार्डियो अपना काम सही से परफॉर्म नहीं करती, उसका काम डिक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसको हम डिस्पिनिया या फिर डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग भी बोलते हैं, वो हो सकता है। फटीक। फटीक में जो पेशेंट है वो वीक होगा, उसको वीकनेस होगी और एग्जॉशन होगा, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई बॉडी को नहीं हो रहा, तो ऑक्सीजन नहीं जा पा रही। ऑक्सीजन का हमें पता है कि वो एनर्जी के लिए यूज़ होती है। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी उसको नहीं मिलेगी तो थोड़ा वो बहुत काम करेगा तो वो थक जाएगा, उसको वीकनेस फील होगी। ओके। देन है डेजीनेस और लाइट हेडनेस। इसको चक्कर आने लगेंगे, क्यों? क्योंकि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। इसका मतलब है कोई बंदा जो है वो लेटा हुआ है और सडनली वो जैसे स्टैंड अप कर रहा है, तो उस दौरान जो उसका ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप कर रहा है। जब उस दौरान उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जो कि वीकनेस की वजह से होती है, जब ब्लड की कमी होती है, एनीमिया होती है। देन है पल्पिटेशन। पल्पिटेशन में हार्ट बीट इरेग्युलर होती है। नॉर्मल जैसे हार्ट बीट होती है उससे इरेग्युलर अगर हो जाए तो उसको हम पल्पिटेशन बोलते हैं, या फिर पॉन्डिंग जैसे हो रही है चेस्ट में फील होती है, उसको हम पल्पिटेशन बोलते हैं।
देन है स्वेलिंग। स्वेलिंग या फिर एडिमा जो कि फ्लूइड अक्युमुलेशन की वजह से होती है। जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो ब्लड वेसल्स लीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो बॉडी के टिश्यू में चला जाता है। जब वो बॉडी के टिश्यू में जाता है तो उस दौरान एडिमा और स्वेलिंग हो जाती है फ्लूइड अक्युमुलेशन की वजह से। देन है कूल और पेल स्किन। कूल और पेल स्किन मोस्टली पेरिफेरल सर्कुलेशन में डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से होता है। इसका मतलब है जब किसी एरिया में ब्लड सप्लाई डिक्रीज जा रहा है तो वहाँ पर वो एरिया हमें कूल मिलेगी और पेल स्किन होगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो कम हो रही है। देन है रैपिड और वीक पल्स। अब कुछ कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जिसमें हमें रैपिड पल्स मिलेगी, जैसे कि टेकीकार्डिया यानी नॉर्मल लेवल से हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है, और कुछ ऐसी कंडीशन जैसे कि ब्रेडीकार्डिया जिसमें नॉर्मल लेवल से हार्ट कम पंप करती है और कम बीट करती है, तो उस दौरान हमें वीक पल्स मिलेगी। तो ये कॉमन मैनिफेस्टेशन थी जो कि हमें अल्टर्ड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में मिलती हैं। देन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लाइफ स्पेन रिलेटेड चेंजेस एंड प्रॉब्लम इन रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जब इंसान ओल्ड एज हो जाता है, उसकी जो लाइफ है और उसकी जो एज है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसके बाद वो कौन सी चेंजेस है, एज से रिलेटेड कौन सी चेंजेस हैं जो कि रेस्पिरेटरी फंक्शन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हो सकती है और उनमें प्रॉब्लम्स काज कर सकती है। तो पहले डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की चेंजेस रिलेटेड लाइफ स्पान और एज से रिलेटेड। पहले तो है डिक्रीज लंग इलास्टिसिटी। जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज होगी तो जो लंग की इलास्टिसिटी है वो लॉस होती जाएगी। सो लॉस ऑफ लंग इलास्टिसिटी मेक इट हार्डर फॉर लंग्स टू एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो ज़्यादा इलास्टिसिटी उनमें प्रेजेंट होगी तो वो ईजीली एक्सपांड और कंट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ईजीली जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है। लेकिन जब उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो फिर उनके लिए हार्ड हो जाएगा एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करना नॉर्मली, जिसको हम डिक्रीज्ड लंग इलास्टिसिटी बोलते हैं। दूसरी है हमारे पास चेंज रिड्यूस्ड लंग कैपेसिटी। रिड्यूस लंग कैपेसिटी में जो लंग के अंदर एयर को रखने की और उसको स्टोरेज करने की और ब्रीथ करने की जो कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो लंग की डिक्रीज कैपेसिटी हार्ड करती है टू टेक अ डीप ब्रीथ। फिर इसमें जो बंदा होता है वो शैलो ब्रीथ करता है। आपने ओल्ड एजेस वाले जो पेशेंट्स हैं उनको देखा होगा, तो वो शैलो ब्रीथ करते हैं, डीप ब्रीथ नहीं करते। देन है वीकेंड रेस्पिरेटरी मसल्स। अब पूरी एज जो है मसल्स ने काम किया है, तो बहुत सारे ईयर्स गुजर गए तो उसके बाद जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे, तो वीकेंड मसल्स अगेन हार्ड करते हैं ब्रीथिंग के लिए। देन है इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, जो एयरवे होते हैं वो नेरो हो जाते हैं। जब वो नेरो हो जाते हैं अगेन ब्रीथ करना उनके लिए हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो नेरो ही पहले उनके लिए एरिया ज़्यादा थी, अब एरिया कम हो गई है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा अमाउंट में एयर एंटर नहीं हो रही और ना ही बॉडी से बाहर जा पा रही है। लास्ट है डिक्रीज्ड गैस एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, रिड्यूस गैस एक्सचेंज होती है, जो कि अगेन क्या करती है, हार्ड करती है फॉर ऑक्सीजन टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम। जब गैस एक्सचेंज नहीं होगी तो ब्लड की तरफ जो ऑक्सीजन है वो नहीं जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ही रहेगी। ओके। देन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एज से रिलेटेड चेंजेस। तो पहली है हमारे पास डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, यानी जो हार्ट है वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं करेगी बाहर की तरफ, अब वो कम ब्लड भेजेगी, जिसको हम रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। अब ये रिड्यूस कार्डियक आउटपुट अगेन क्या करेगा, हार्ट को पंप करने में, ब्लड पंप करने में हार्ड करवाएगा। ओके, क्योंकि कार्डियक आउटपुट जो है वो कम है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इंक्रीज ब्लड प्रेशर में हाई ब्लड प्रेशर होता है जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर मोस्टली क्या क्या कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है, उसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। डिक्रीज वेजोडाइलेशन। डिक्रीज वेजोडाइलेशन में जो वेजोडाइलेशन है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट होती हैं, अब वो डायलेट नहीं हो पाएंगी, उनकी जो वेजोडाइलेशन है वो डिक्रीज हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो अगेन ये भी क्या करेगी, ब्लड को, जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उनके लिए रिलैक्स करना हार्ड है, क्योंकि उनकी जो वेजोडाइलेशन वाली एबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई है। इंक्रीज वेस्कुलर स्टिफनेस।
इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं एक ही जगह पर, ना वो प्रॉपरली रिलैक्स करती हैं ना कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में जो ब्लड फ्लो होता है वो हार्ड हो जाता है। देन लास्ट है हमारे पास डिक्रीज बेरो रिफ्लेक्स सेंसिटिविटी। बेरो रिफ्लेक्स सेंसिटिविटी मतलब जो प्रेशर का रिफ्लेक्स है वो भी, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये रिड्यूस बेरो रिफ्लेक्स सेंसिटिविटी क्या काज करती है, नॉर्मली जो बेरो रिफ्लेक्स सेंसिटिविटी है वो बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवाती है, लेकिन जब इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी तो अगेन बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट नहीं हो पाएगा। तो ये वो चेंजेस थी जो कि एज से रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अगर होती है। देन कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं जो कि रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हो सकते हैं। तो है पहला क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसमें जो एयरवे होते हैं, एयरवेज में क्रोनिकली वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रीथिंग है और एयर की एंट्री है उसमें एबनॉर्मलिटी और वो इनइफेक्टिव हो जाती है। देन है निमोनिया। निमोनिया में लंग्स के अंदर फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाती है, जो कि अगेन ब्रीथिंग और ऑक्सीजन की एक्सचेंज से इंटरफेयर करती है। देन हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर भी मोस्ट कॉमन होता है, कॉमन प्रॉब्लम होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसमें डिजीज़ हो जाए तो उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। और एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में जो हार्ट के एट्रियम चेम्बर होते हैं वो एबनॉर्मली कंट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स थे। ओके, इनकी यहाँ पर ये स्मॉल डेफिनेशंस भी मैंने प्रोवाइड की है, आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इतने टफ नहीं है। सीओपीडी में प्रोग्रेसिव ये लंग डिजीज़ है जो कि ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी काज करती है। निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो कि एयर सेक्स ऑफ लंग्स में इन्फ्लामेशन काज करता है। हार्ट फेल्यूर वो कंडीशन है जिसमें हार्ट जो है वो इतनी एबल नहीं होती कि वो इनफ अमाउंट में ब्लड को पंप करे ताकि बॉडी की नीड्स को पूरा कर सके। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वो कंडीशन है जिसमें कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती है या फिर ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट की तरफ प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं जा पाता। एट्रियल फिब्रिलेशन में ये टाइप है इरेगुलर हार्ट बीट का, जो कि इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी ब्रेन की तरफ जब ब्लड नहीं पहुंचता तो उस दौरान स्ट्रोक हम उसको बोलते हैं। ओके, देन 4 ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, डिस्क्राइब नर्सिंग मैयर टू इंश्योर पेशेंट एयरवे। अब पेशेंट का जो एयरवे है वो ठीक नहीं है, यानी या तो वो नैरो हो गया है या फिर उसमें इन्फ्लामेशन है या फिर उसमें म्यूकस है या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि उसको इनफेक्टिव कर रही है, तो उसको इंश्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इस एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स का क्या काम है उसको ठीक करने के लिए। तो पहले तो है पोजीशनिंग, हम उस पेशेंट को क्या पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। पोजीशन है पहले हमारे पास हेड टिल्ट चेन लिफ्ट। इसमें हम क्या करते हैं, पोजीशन करते हैं पेशेंट की हेड को इन न्यूट्रल पोजीशन विथ देयर चेन लिफ्टेड टू मेंटेन अ पेटेंट एयरवे। पेटेंट का मतलब होता है जो एयरवे है वो अब पूरी की पूरी ठीक है, उससे इजीली एयर एंटर कर रही है और लीव कर रही है। तो इसके लिए हम पेशेंट की हेड को न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे और उसकी चिन को लिफ्ट करेंगे ताकि उनकी पेटेंट एयरवे रहे, मेंटेन रहे। देन है एलिवेट हेड ऑफ बेड। ये भी एक पोजीशन है, इसमें हम जो बेड है पेशेंट का उसको एलिवेट करते हैं एटलीस्ट 30 डिग्री पर। अब ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। एस्पायरेशन का मतलब है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में कॉन्टेंट जाए, यानी जो फूड होता है, फूड अगर लंग्स की तरफ चला जाए तो उसको हम एस्पायरेशन बोलते हैं। तो फूड को लंग्स की तरफ जाने से प्रिवेंट करता है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। ओके, तो ये पोजिशनिंग थी दो। उसके बाद है एयरवे क्लियरेंस। अब हम एज अ नर्स एयरवे को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं अगर उसमें म्यूकस वगैरह प्रेजेंट है। तो पहले तो है सक्शनिंग। सक्शनिंग में हम सक्शनिंग का यूज़ करते हैं, सक्शन मशीन का यूज़ करते हैं। अब ये सक्शन मशीन क्या करती है, नेगेटिव प्रेशर का इसमें यूज़ किया जाता है, जिससे जो सीक्रेशन से ड्रेप्स जो भी कचरा वगैरह प्रेजेंट है एयरवे में उसको वो बाहर निकालती है, उसको रिमूव करती है नेगेटिव प्रेशर से। देन है कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग। ये एक वो टेक्निक है जो कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि कफ करें, डीप ब्रीथ लें ताकि जो उसकी एयरवे है वो
क्लीन हो जाए और क्लियर हो जाए। देन है नेब्यूलाइज़र थेरेपी। नेब्यूलाइज़र थेरेपी में क्या करते हैं, नेब्यूलाइज़र प्रोवाइड करते हैं, ये एक मेडिकेशन है जो कि उसकी जो सीक्रेशंस, थिक सीक्रेशन है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रही, तो उसको वो लूज़ करती है और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो एयरवे है वो क्लियर हो जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी में हम अगर बॉडी में ऑक्सीजन डिक्रीज़ है तो एज अ नर्स का काम ये है कि उनको ऑक्सीजन जो है वो एडमिनिस्टर करे, जो कि प्रिस्क्राइब की हुई है डॉक्टर से, ताकि उनकी जो ऑक्सीजनेशन की लेवल है वो मेंटेन हो सके। देन नर्स का काम ये भी है कि ऑक्सीजन की थेरेपी जब चल रही है तो उस दौरान वो बॉडी की जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन है उसको मॉनिटर करती रहे। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो भी टॉक्सिसिटी काज कर सकती है। तो नॉर्मल लेवल होनी चाहिए पेशेंट में ऑक्सीजन की। तो बार बार नर्स का काम होता है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजन की सेचुरेशन को मॉनिटर करती रहे। देन है एयरवे प्रोटेक्शन। एयरवे को प्रोटेक्ट किस तरह से करते हैं, तो पहले तो हम एस्पायरेशन की उसको प्रिकॉर्ड करेंगे, उसकी प्रिकॉशन करेंगे। अब उसको प्रिकॉशन करने के लिए हम एक एस्पायरेशन प्रिकॉशन इम्प्लांट करेंगे, जैसे कि बेड की जो बेड की हेड वाली साइड है उसको हम एलिवेट करेंगे, सक्शनिंग का यूज़ करेंगे, ताकि एस्पायरेशन का जो रिस्क है वो डिक्रीज़ हो सके। इस तरह से इस टेक्निक्स को फॉलो करके हम एस्पायरेशन को प्रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन है सेकंड है एंडोट्रेकियल ट्यूब केयर। एंडोट्रेकियल ट्यूब में हम क्या करते हैं, जो ट्यूब है उसको हम ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट करते हैं ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने के लिए। इसमें हमने प्रॉपर केयर जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, ताकि हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को मेंटेन करके रखें, जिसमें हम सिक्योर करके रखते हैं एक जगह पर ट्यूब को, और उससे रिलेटेड जो साइन और सिम्टम्स है उसको मॉनिटर करते रहते हैं कि आइदर ट्यूब डिस्प्लेस तो नहीं हो गया, कहीं से साइड में तो नहीं चला गया, या फिर टूट तो नहीं गया, कहीं से लीक तो एयर नहीं हो रही। तो इनको भी हमने मेंटेन करना है, जिससे एयरवे को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन मॉनिटरिंग में क्या मॉनिटर करना है, नर्स को मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी स्टेटस। कंटिन्यूसली पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस मॉनिटर करना है, जिसमें उसकी रेट को मॉनिटर करना है कि 1 मिनट में कितनी मरतबा वो ब्रीथ कर रहा है, डेप्थ कितनी है उसकी, और रिदम कैसा है रेस्पिरेशन का। देन असेस करेंगे साइन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है एयरवे में तो उसकी साइंस क्या है उनको असेस करेंगे, जिसमें क्या है, जैसे कि स्ट्राइडर। अब स्ट्राइडर और वीजिंग साउंड हमें तब मिलते हैं जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद जब हम स्टेथोस्कोप की मदद से साउंड सुनेंगे तो हमें स्ट्राइडर और वीजिंग साउंड्स मिलेंगे, जो कि ये इंडिकेट करती है कि अब इसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। और उसके अलावा हम ऑक्सीजन की सेचुरेशन को मैयर करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के साथ, तो हमें पता लगेगा कि बॉडी में ऑक्सीजन कम है। बॉडी में ऑक्सीजन कम क्यों है, हमने तो अपनी थेरेपी प्रोवाइड की है, तो पक्का यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई होगी। तो इनकी साइंस को असेस करेंगे एज अ नर्स। देन है ऑब्जेक्टिव नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पहले तो हमने कॉमन प्रॉब्लम्स और कॉमन मैनिफेस्टेशन को डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं इमरजेंसी। रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर की इमरजेंसी कंडीशंस कौन सी होती हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी इमरजेंसी, जिसमें है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। रेस्पिरेटरी अरेस्ट का मतलब है सडनली ब्रीथिंग जो है वो स्टॉप हो जाए, जिसको हम बोलते हैं केसेशन ऑफ ब्रीथिंग। तो जब ब्रीथिंग कम हो जाए तो उसको हम सडनली स्टॉप हो जाए तो उसको हम रेस्पिरेटरी असेस बोलते हैं। इसके लिए हमें इमीडिएट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड है कार्डियक अरेस्ट विथ रेस्पिरेटरी फेल्यूर। अब रेस्पिरेटरी फेल्यूर की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, यानी इसमें कम्बिनेशन होता है कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी फेल्यूर का। क्योंकि रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो गया है तो ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से कार्डियक जो हार्ट है उसको भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो भी पंप करना छोड़ देगी। तो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है विथ रेस्पिरेटरी फेल्यूर। देन है एस्थमा अटैक। एस्थमा अटैक में सिवियर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। ब्रोंकोस्पाज्म में वो सिवियरली नेरो हो जाते हैं। जब वो सिवियरली नेरो हो जाएंगे तो जो एयर की एंट्री है और एग्जिस्ट है वो नहीं हो पाएगी। जो बॉडी के अंदर एयर है वो बॉडी में ही रहेगी, बाहर नहीं जा पाएगी, और बाहर वाली अंदर नहीं आएगी। जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो भी बॉडी के लिए हार्मफुल है, और जो अंदर नहीं आ पा रही वो भी हार्मफुल है अगेन। तो इसको हम एस्थमा अटैक बोलते हैं। इसके लिए भी हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी एक इमरजेंसी है। देन है सीओपीडी
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ एग्जासरेशन, इसमें वर्सनिंग होती है COPD की सिम्टम्स की, जो कि अगेन जिसमें मेडिकल अटेंशन इमीडिएट रिक्वायर होती है। देन है निमोनिया। निमोनिया सीवियर इन्फेक्शन है लंग्स का, जिसको ट्रीट करना एनी हाउ इम्पोर्टेंट होता है। देन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरी में, जो कि लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है। लंग्स को वो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, अगर लंग्स की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगा तो वो प्रॉपर अमाउंट में एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन भी नहीं आएगी। ओके, तो ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी की वजह से क्या हो सकता है, ऑक्सीजन डिक्रीज हो सकती है। तो अगेन ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की नीड होती है। देन है एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है जो कि पोटेंशियली एक लाइफ थ्रेटनिंग है। तो ये रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज थी। देन है कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी, जिसमें पहली इमरजेंसी है हमारे पास मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, जो कि एक इमरजेंसी है। अब इसमें डैमेज हो जाता है हार्ट मसल्स को ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो। जब हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो कम होता है तो उस दौरान हार्ट के जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जब डैमेज हो जाएंगे तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक होता है उसके बाद। सेकंड है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में जब हार्ट का जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाए, सडनली बंद हो जाए, तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। अगेन इसमें भी हमें इमीडिएट इंटरवेंशन की नीड होती है। देन थर्ड है स्ट्रोक और सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। इसमें जो ब्लड फ्लो है वो ब्रेन की तरफ स्टॉप हो जाता है, उसमें इंटरप्शन हो जाती है। और हमें पता है अगर ब्रेन की तरफ ब्लड नहीं जाए, पूरे सिस्टम को ब्रेन कंट्रोल करता है, और ब्रेन को हम ब्लड ना दें तो पूरा सिस्टम जो है वो तबाह हो जाएगा। तो स्ट्रोक और सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट अगेन एक इमरजेंसी कंडीशन है जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की वजह से ही होती है। देन है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही सीवियरली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या काज कर सकता है, पोटेंशियली ऑर्गन डैमेज कर सकता है। जैसे कि आइज़ में रेटिना है तो रेटिना वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, और उसके अलावा किडनीज़ की तरफ जो ब्लड वेसल्स जाती हैं वो डैमेज हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनकी तरफ जो ब्लड वेसल्स, जैसे कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन की तरफ जो स्मॉल ब्लड वेसल्स जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो भी डैमेज हो सकती हैं। ओके, तो अगेन स्ट्रोक हो सकता है, बंदे की डेथ हो सकती है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसके लिए भी हमें इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन की नीड है। देन लास्ट है कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट में फ्लूइड अकुमुलेशन हो जाती है सेक सराउंडिंग द कार्डियक और हार्ट, जो कि इसको कंप्रेस करता है। हार्ट के सराउंडिंग में जो सेक होता है उसके अंदर फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, और वो फ्लूइड हार्ट को कंप्रेस करता है। जब आप हार्ट को बाहर से कंप्रेस करेंगे तो क्या वो अंदर से पंप कर पाएगी या फिर खुद से बीट कर पाएगी? नहीं, ना तो वो सही से कंट्रैक्ट करेगी और ना ही वो रिलैक्स करेगी, जिसकी वजह से अगेन प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई बॉडी में नहीं जा पाएगा, तो जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो ये कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड इमरजेंसी कंडीशंस थी। देन है ऑब्जेक्टिव नंबर 6, जिसमें एक्सप्लेन करना है द वे दैट केयर गिवर्स कैन डिक्रीज द एक्सपोजर ऑफ क्लाइंट टू इन्फेक्शन। जो केयर गिवर्स है वो कौन से वेज को यूज़ करके क्लाइंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे उसका जो एक्सपोजर है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। कौन से वो वेज हैं? तो पहला तो है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, जिसमें जो केयर गिवर्स हैं वो स्टेराइल इक्विपमेंट्स का यूज़ करें। ऐसा ना हो कि एक इक्विपमेंट अगर एक इन्फेक्टेड पेशेंट पर यूज़ किया है तो उसको ही दूसरे पेशेंट पर, जो हेल्दी पेशेंट है उसके ऊपर लगाएं, तो इस तरह से इन्फेक्शन जो है वो फैलता है। तो यहाँ पर स्टेराइल इक्विपमेंट को यूज़ करना है। उसके अलावा जो भी वेस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है पहले, और फिर दूसरा पेशेंट है उसको केयर प्रोवाइड करनी है। जो आइसोलेशन प्रिकॉशन प्रेजेंट है, बनाए गए हैं, उसको फॉलो करना है। अगर किसी को आइसोलेशन की नीड है तो उस दौरान उस पेशेंट को हमने आइसोलेट करना है, तो आइसोलेशन प्रिकॉशन को भी यूज़ करना है। क्लाइंट की हाइजीन की बात करें तो हमने उनको असिस्ट करना है हैंड हाइजीन में, क्योंकि हैंड से ही ज़्यादा जो इन्फेक्शन है वो
ट्रांसमिट होती हैं। उसके अलावा असिस्ट करना है हमने उनको बाथिंग और ग्रूमिंग में, एंड क्लीन और डिसइंफेक्ट करना है सरफेसेस को जहाँ जहाँ पर वो टच वगैरह कर रहा है, और जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनको हमने क्लीन और डिसइंफेक्ट करना है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो डिक्रीज़ हो सकता है। जो क्लाइंट का एक्सपोजर है इन्फेक्शन के साथ वो कम हो सकता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में हमने खुद को क्या करना है, प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि अगर हम खुद ही प्रिवेंट नहीं होंगे, हमें इन्फेक्शन होगा तो हम उस इन्फेक्शन को क्लाइंट की तरफ उसको ट्रांसमिट करेंगे। तो पहले हमने खुद को भी प्रोटेक्ट करना है, जिसमें हमने वियर करने हैं, ग्लव्स को वियर करना है, मास्क वियर करना है और गाउन को वियर करना है। तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम दूसरे एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक जो इन्फेक्शन है उसको हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। हैंड हाइजीन में हम अपने हैंड को वॉश करेंगे फ्रीक्वेंटली और बार बार सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे जब भी हम किसी भी पेशेंट को एग्जामाइन या फिर उससे हिस्ट्री वगैरह लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हम जो क्लाइंट है उसका एक्सपोजर डिक्रीज़ कर सकते हैं किसी इन्फेक्शन के साथ। लास्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएट बिटवीन मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस के बीच में डिफरेंस क्या है, ये माइक्रोबायोलॉजी में भी है टॉपिक, लेकिन यहाँ पर भी दिया हुआ है। पहले तो डिस्कस करते हैं एसेप्सिस क्या है। ए का मतलब है एब्सेंट, सेप्सिस का मतलब है इन्फेक्शन, यानी एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। एसेप्सिस सिंपली रेफर करता है उस प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर को जो कि प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। ये वो टेक्निक्स है, वो प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से हम इन्फेक्शियस एजेंट की एंट्री को, बॉडी में उनकी एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई हो गई, इनको बॉडी में एंटर करने से हम प्रिवेंट करते हैं प्रैक्टिस और प्रोसीजर को फॉलो करके, जिनको हम एसेप्सिस बोलते हैं। इसका गोल क्या है? द गोल ऑफ एसेप्सिस इज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रोमोट अ सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। एसेप्सिस का गोल ये है कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे और प्रोमोट करे सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट को। अब इसके दो टाइप्स है, एक है मेडिकल एसेप्सिस, दूसरा है सर्जिकल एसेप्सिस। इनके बीच में डिफरेंस क्या है अब हम उसको डिस्कस करेंगे। सर्जिकल एसेप्सिस का जो फोकस होता है वो फोकस ये होता है, इसमें रिड्यूस होते हैं नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन स्किन एंड अदर सरफेस। जो नंबर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसको हम रिड्यूस करते हैं स्किन और दूसरी सरफेसेस के ऊपर सर्जिकली। मेडिकल एसेप्सिस में हम एलिमिनेट करते हैं ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम सर्जिकल साइट, इक्विपमेंट्स एंड पर्सनल्स। ओके, देन सर्जिकल एसेप्सिस में ये थोड़े जो है ना वो चेंज हो गए हैं। जो सर्जिकल एसेप्सिस के नीचे लिखी हुई पॉइंट्स हैं वो मेडिकल से रिलेट कर रही हैं और मेडिकल वाली सर्जिकल से, तो इसको थोड़ा आप चेंज कर लेना। तो मेडिकल एसेप्सिस का जो मेथड होता है उसमें हम हैंड हाइजीन करते हैं, क्लीनिंग करते हैं और डिसइंफेक्ट करते हैं सरफेसेस एंड इक्विपमेंट्स को। और दूसरे मेडिकल एसेप्सिस में हम स्टेरिलाइजेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम स्टेराइल इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं और इसके अलावा स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू स्टेराइल टेक्निक्स, यानी स्ट्रिक्टली हमने जो स्टेरिलाइज टेक्निक्स है उनको फॉलो करते हैं। देन मेडिकल एसेप्सिस का गोल क्या है, इसमें हम प्रिवेंट करते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड सरफेस एंड इक्विपमेंट एंड हैंड्स। और सर्जिकल एसेप्सिस का गोल होता है, इसमें हम प्रिवेंट करते हैं सर्जिकल साइट में जो इन्फेक्शन होता है उसको बाय क्रिएटिंग ए स्टेराइल इन्वायरमेंट, क्योंकि जब भी सर्जरी होती है उस दौरान इन्फेक्शन को ज़्यादा प्रिवेंट किया जाता है। उस एरिया को हम पूरा का पूरा क्लीन करते हैं और स्टीराइल करते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर नहीं होता। सर्जिकल एसेप्सिस के एग्जाम्पल है हमारे पास स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हम स्टेरिलाइज करते हैं, जिसमें 100% जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाते हैं। उसमें हम सर्जरी में हम सर्जिकल और स्टेराइल ग्लव्स यूज़ करते हैं, गाउन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम मेंटेन कर सकते हैं एक स्टेराइल फील्ड ड्यूरिंग सर्जरी। मेडिकल एसेप्सिस के हमारे पास एग्जाम्पल है हैंड वॉशिंग, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, पेशेंट के रूम को क्लीन करना और डिसइंफेक्ट करना मेडिकल इक्विपमेंट्स को। की डिफरेंस की बात करें तो मेडिकल एसेप्सिस फोकस करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, सिर्फ वो रिड्यूस करती है, लेकिन सर्जिकल एसेप्सिस उनको कम्प्लीटली उनको ख़त्म कर देती है, किल कर देती है। ओके, मेडिकल एसेप्सिस में हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग और डिसइंफेक्ट मेथड का, और सर्जिकल एसेप्सिस में हम स्टेरिलाइजेशन और स्ट्रिक्ट स्टेराइल
टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। मेडिकल एसेप्सिस यूज़ होती है रूटीन पेशेंट केयर में, और सर्जिकल एसेप्सिस मोस्टली ऑपरेटिंग रूम और इन्वेसिव प्रोसेस जैसे कि सर्जरीज वगैरह, बहुत बड़ी ऑपरेशंस वगैरह हो गई, उस दौरान हम सर्जिकल एसेप्सिस टेक्निक को फॉलो करते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। सो दिस वाज द होल अबाउट ऑक्सीजनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।